नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नॉर्थ ब्लॉक पहुंच चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है आज संसद में देश का बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री लोकसभा में साल 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगी। कोरोना काल के बीच ये बजट हर आम और खास के लिए काफी उम्मीदों वाला माना जा रहा है। कारोबारी से लेकर नौकरी पेशा तक, किसान से लेकर निवेशक तक, हर कोई जो है बजट से उम्मीद जोड़े हुए हैं। 2014 में सत्ता पर काबिज होने के बाद से मोदी सरकार का यह 10वां आम बजट होगा, जबकि निर्मला सीतारमण का बतौर वित्त मंत्री ये चौथा बजट वो पेश कर रही हैं। तो बजट से लगातार उम्मीदें हैं। देखिए, अगर आप स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी, अगर आप नौकरी पेशा है तो टैक्स स्लैब में क्या राहत हो सकती है, किसानों की बात करें तो उनके लिए क्या हो सकती है, जो छोटे हमारे उद्योग हैं, अगर हम एमएसएमई सेक्टर्स की बात करें तो उसके लिए क्या सरकार दे सकती है। सवाल ये भी सबसे बड़ी बात कि किसानों के लिए सरकार क्या दे सकती है। जब हम बात करें और हमें इलेक्शन वाले स्टेट्स में जाना है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये चौथा बजट निर्मला सीतारमण जो है पेश करेंगी। टैक्स में छूट की हम बात कर रहे हैं। कोरोना काल रहा, लोग प्रभावित हुए, लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री और वित्त मंत्री जब पहुंची वो तस्वीर भी हम नॉर्थ ब्लॉक की आपको दिखा रहे हैं। टैक्स फ्री इनकम सभी चाह रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि क्या घोषणाएं हो सकती है। सरकार का अपना जो आय और व्यय का लेखा जोखा है वो जरूर सरकार पेश करती है और क्या प्लानिंग्स है आने वाले समय को लेकर भी। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बजट पेश होने से पहले न्यूज 18 से कहा है कि सभी सेक्टर्स को राहत मिलेगी। भी आगे बढ़ेगा। सर, किसानों को लेकर के किसान काफी ज्यादा नाराज है उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों के। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। निश्चित तौर से थोड़ा इंतजार करिए, बजट आएगा, सब कुछ सामने। कोरोना काल रहा सर 2 साल और उसके बाद इस बजट से लोगों को काफी उम्मीद है। क्या स्वास्थ्य क्षेत्र इन सभी सेक्टरों को, सभी चुनौतियों को ध्यान में रख करके ये बजट आने वाला है। थोड़ा धैर्य रखें आप लोग, कुछ घंटों की बात है। बजट से किसान भी उम्मीद करें? निश्चित तौर से सभी वर्ग को उम्मीद करना चाहिए। तो सभी वर्ग को उम्मीद करनी चाहिए। टैक्स में छूट की संभावना क्या हो सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। स्टार्टअप के लिए मदद मिल सकती है, हो सकता है उस अमाउंट को बढ़ा दिया जाए। अगर हम रियल सेक्टर की बात करें और उसमें हो सकता है कि कुछ बेनिफिट हो, नई ट्रेनों का तोहफा मिल सकता है। हाँ, माल भाड़े में इजाफा नहीं होगा, ये भी एक संभावना जताई जा रही। पिछली बार हुआ था और उसके बाद से एक अच्छी खासी अमाउंट जो है सरकार के पास आई थी। इक्विटी निवेश की हम बात करें, उस पर एसटीटी हटाने की भी मांग हो सकती है। तो ये संभावनाएं हैं। हम अलग अलग उम्मीदों की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहे हैं। हम लगातार गृहिणियों का भी जिक्र करेंगे। कैसा हो सकता है बजट? किसानों को लेकर हो सकते हैं बड़े ऐलान, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर हो सकता है जोर, स्वच्छ पानी को लेकर हो सकते हैं ऐलान, कल्याणकारी योजनाओं के लिए बढ़ाई जा सकती है रकम, बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए भी रकम बढ़ाई जा सकती है। उसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए बड़े ऐलान संभव हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और लगातार सभी की निगाहें कि जब बजट पेश होगा तो कितना किसका ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली से पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, चुनावी स्टेट माना जाता है कि विशेष फोकस रहता है उन स्टेट्स पर जहां पर इलेक्शंस होते हैं, इसे समझेंगे। लेकिन दिल्ली एक बार चलते हैं पवन के पास। पवन, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, नॉर्थ ब्लॉक वित्त मंत्री पहुंच चुकी है, वहां पर जो हलचल है जरा हमें वो बताइएगा एक बार। देखिए, वित्त मंत्री अब से थोड़ी देर पहले नॉर्थ ब्लॉक वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं और अब वित्त मंत्रालय के अंदर लगातार वो अब अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही हैं और अब से थोड़ी देर बाद में वित्त मंत्री यहां से निकलकर राष्ट्रपति भवन जाएंगी। और राष्ट्रपति, क्योंकि जब बजट पास होता है उससे पहले राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति बजट की कॉपीज पे अपने हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के बाद में फिर जो वित्त मंत्री हैं वो संसद भवन पहुंचेंगी तकरीबन 10 बजे के आसपास और 10:10 पर
जो कैबिनेट बैठक होगी, कैबिनेट मीटिंग में जो बजट को पास किया जाएगा, उसके बाद में 11 बजे वित्त मंत्री पूरे देश भर के सामने संसद भवन के अंदर बजट पेश करेंगी। तो ये अब तक का जो कार्यक्रम है ये अभी तक दिया हुआ है। लगातार अब से बस कुछ ही मिनट का इंतजार है जब वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय से निकलकर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होने वाली है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये पवन, अब तो सभी इस नजर से भी देख रहे हैं कि किसे क्या मिलेगा। मैं इस पर और बातचीत करूंगी वहां पर क्या चर्चा है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि भाई वो सहयोग की उम्मीद भी करते हैं और सभी वर्ग का ध्यान भी रखा जाएगा। संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, सबसे महत्वपूर्ण ये कि किसानों का जिक्र हो रहा है सबसे ज्यादा इस बार। किसानों को क्या मिल सकता है? गन्ना किसानों की भी बात बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना महामारी और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने की चुनौती है और उसके बीच में ये आम बजट पेश किया जा रहा है, तो ऐसे में एक बात साफ है कि आम आदमी को उम्मीद है, हर खास आदमी को उम्मीद है इस बजट से। और यही नहीं, जो 5 राज्यों में दरअसल चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि जो बजट होगा उसमें चुनावी टच भी नजर आएगा, और खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो ऐसे में यहाँ पर एक तरफ किसानों आंदोलन के बाद में किसानों में कहीं ना कहीं नाराजगी रही, और उसके बाद हालांकि बाद में पूरा मामला सुलझा, बिल वापस हुआ, लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को लेकर कोई राहत की गुंजाइश हो सकती है इस बजट में। वहीं दूसरी तरफ गरीबों को लेकर और नौकरी पेशा के लिए टैक्स में छूट की जा सकती है। तो ऐसे में हर वर्ग के लोगों को इस आम बजट से उम्मीद है, और उम्मीद लगाए हर वर्ग का व्यक्ति बैठा है। एक बात और है कि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की भी इस बजट में कोशिश की जाएगी। मनरेगा में बजट बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो छोटे छोटे लघु उद्योग जो जिले स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रयास किए थे, तो ऐसे में केंद्र सरकार आम बजट में उनको बढ़ावा देने के लिए भी बजट का प्रावधान कर सकती है। बिल्कुल, तो सभी का ख्याल रखा जा सकता है। पवन जो है हमारे साथ लगातार जुड़े, और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरों से आप नजर बिल्कुल भी मत हटाइएगा, और हम लगातार बात कर रहे हैं बजट की और हर सेक्टर की। कल जब इकोनॉमिक सर्वे जब सामने आता है, उसके बाद ये संभावना जताई गई कि जीडीपी में भी एक बेहतरीन आप ये कहें कि रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वित्त मंत्री को आप देख रहे हैं और सभी की निगाहें। और एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताते हैं, अमूमन ये आकलन होता है कि भाई चुनावी राज्यों का ख्याल रखा जाता है और इस तरह से भी। और एक दिलचस्प किस्सा ये कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं चौथी बार बजट पेश कर रही हैं। मोरारजी देसाई ऐसे वित्त मंत्री रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा 10 बार देश का बजट जो है पेश किया था। फिर उसके बाद जब नाम आता है उसमें पी चिदम्बरम का नाम आता है जिन्होंने 9 बार, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी जो है उन्होंने 8 बार बजट पेश किया था। लेकिन अब ये दिलचस्प जानकारी, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखा रहे हैं। और हाँ, निगाहें तो बजट पर ही रहेंगी, किसे क्या मिलेगा, टैक्स स्लैब से लेके, किसानों से लेकर, नौकरी पेशा से लेके, हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कोई फैसला हो सके। आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, तो कोशिश ये हुई है कि जो हमारे इक्विपमेंट्स जो हम यूज करते हैं, हो सकता है उसमें किसी तरह की कोई राहत मिले। तो बड़ी उम्मीदें हैं, इसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इनके जरिए आप जो है बहुत कुछ समझ भी सकते हैं। लगातार जो है हम आपको ये तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, और वो बड़े चेहरे जो बहुत महत्वपूर्ण रहे। टीवी सोमनाथन परंपरा के हिसाब से वित्त मंत्रालय के 5 सेक्रेटरीज में से सबसे सीनियर को फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया जाता है, और ये वो टीम जो बजट तैयार करती है वो मैं आपको बता रही हूँ। वर्तमान में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन के पास ये जिम्मेदारी है। विश्व बैंक में काम कर चुके हैं और बतौर संयुक्त सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। सोमनाथन जो है 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं। तो जब बजट आएगा तो इन नामों का भी जिक्र होगा। तरुण बजाज वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव रहे हैं, और वित्त मंत्रालय ज्वाइन करने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर चुके हैं। 1988 हरियाणा बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने कई राहत पैकेज पर काम किया। 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज को आकार देने में भी बजाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आत्मनिर्भर पैकेज पर भी नजर होगी, ये आप ध्यान रखिए। स्टार्टअप्स को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। तुहिन कांत पांडे का भी हम जिक्र करेंगे। तुहिन कांत पांडे के विभाग पर सभी की नजरें होंगी। तुहिन कांत जो है निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव हैं, और 1987 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्हें अक्टूबर 2019 में DIPAM का सचिव नियुक्त किया गया था।
तो देखिए, बजट जब हम बात कर रहे हैं, बजट तैयार जो होता है वो तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन जो टीम है उनके बारे में भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद नाम आता है अजय सेठ, वित्त मंत्री का सबसे नया सदस्य होने के बावजूद इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि डीए कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी नीतियों के लिए नोडल डिपार्टमेंट है। और अजय सेठ कर्नाटक कैडर के ही 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सेठ के पास भारत की जीडीपी ग्रोथ को बरकरार रखने के अगर हम बात करें, एक बड़ी जिम्मेदारी, अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवाइव करने का मुश्किल काम भी है। देखिए, जीडीपी की जब हम बार बार बात करते हैं, और एक नाम और है जो आपको बताया, फिर हम इसके अलग पहलुओं पर भी जिक्र करेंगे। पांचों वो नाम जो बजट तैयार करने में जिनका बहुत बड़ा रोल है। देबाशीष पांडा, देबाशीष पांडा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव हैं। बजट में वित्तीय सेक्टर से जुड़े सभी ऐलान उनकी जिम्मेदारी में ही आते हैं। 1987 उत्तर प्रदेश बैच के आईएएस हैं। पांडा पर वित्तीय सिस्टम की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के साथ मिलकर काम करने की भी जिम्मेदारी है। तो ये वो नाम हमने आपको बताए जिन्होंने बजट तैयार किया है, जिनका बहुत बड़ा रोल है, और लगातार हम इसका जिक्र भी कर रहे हैं। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन से बात करेंगे। पवन, हम एक एक सेक्टर को बारीकी से अगर समझे, सबसे पहले तो जब बजट आता है तो ये ध्यान में होता है टैक्स स्लैब को लेकर क्या हो सकता है, क्या कोई राहत और मिल सकती है? देखिए, पिछले सबसे पहले तो अपने दर्शकों को मैं अपडेट दे दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्रालय से निकलकर अब राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो रही हैं, और अब से थोड़ी देर के अंदर वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी और फिर वहां राष्ट्रपति जो बजट की कॉपीज हैं उस पर हस्ताक्षर करेंगे। इस बार के बजट की एक सबसे बड़ी खासियत जो है कि उसमें पेपरलेस बजट तैयार किया गया है, बिल्कुल पूरी तरह डिजिटल रहेगा। तो ये मोदी सरकार लगातार पहले खाता बही से लेके सूटकेस, और सूटकेस के बाद में अब डिजिटल टैबलेट, ये टैबलेट पर बजट लेके आ रही है। और इस बार, पिछली बार टैबलेट से उन्होंने बजट पढ़ा था, लेकिन जो तमाम सांसद थे उनके हाथ में हार्ड कॉपीज भी थी। लेकिन इस बार ये जो बजट जो है पूरी तरह पेपरलेस होगा, और सभी सांसदों को इसके लिए टैबलेट दी जाएगी पूरा बजट सुनने और पढ़ने के लिए। तो ये इसकी खासियत इस बार की बजट की ये है। उसके बाद अगर बात करें सेक्टर्स की, तो क्योंकि आपने देखा हुआ पिछले 7 साल से लगातार केंद्र में मोदी सरकार है, बहुत कम बजट ऐसे हुए हैं जिन्होंने पॉपुलिस्ट कोई बजट पास किया हो। बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट फैसले इस सरकार के रहे नहीं हैं। ज्यादातर सरकार का फैसला होता है कि सभी सेक्टर्स को एक साथ लेके चलना। अगर आपने पिछली बार का भी जो बजट देखा तो उसमें टैक्स स्लैब में चेंज जरूर किए गए, लेकिन बहुत बड़ा कुछ फायदा दिया नहीं गया था। उसमें टैक्स, जो इनकम टैक्स पे करने के तरीके जो हैं उनको बदल दिया गया था। 2 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे कि या तो आप पुराना टैक्सेशन का उपयोग कर लीजिए या आप नए टैक्सेशन रूल्स पर चले जाइए, ये ऑप्शनल रखा गया था। तो इस बार भी टैक्स स्लैब में बहुत ज्यादा बड़े बदलाव की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अभी पिछले 2-3 साल से लगातार देश जो है वो आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, कोरोना काल की मार से जूझ रहा है। ऐसे में अब जो देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है, तो ऐसे में बहुत कम संभावनाएं हैं कि किसी भी तरह के बहुत कोई पॉपुलिस्ट बजट हो या बहुत ज्यादा टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाए। क्योंकि लगातार आपने आर्थिक सर्वे देखे, चाहे वो आईएमएफ का प्रोजेक्शन हो या फिर कल की जो आर्थिक सर्वे भारत सरकार ने जो पेश किया अपना, जो 8 से 8.5% की जीडीपी ग्रोथ अगले जो वित्त वर्ष है उसके लिए दिखाई गई है, तो उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ की संभावना नहीं है। हालांकि ये आर्थिक हालत के लिए बहुत अच्छा है कि जीडीपी जो है वो स्टेबल कंडीशन में दिख रही है, बिल्कुल एक पैरेलल लाइन पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो ये देश की आर्थिक हालत के लिए बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन उसमें बढ़ने के चांसेस अभी बहुत कम दिख रहे हैं। तो ऐसे में सरकार, बहुत कम संभावना है कि किसी भी तरह के टैक्स स्लैब में छूट दे। लेकिन हाँ, सरकार लगातार जो है, इस सरकार की जो खासियत रही है वो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत काम किया है। इस सरकार का मानना जो है, मोदी सरकार का, उनका ये मानना है कि जब तक पूरे देश भर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगी, तब तक देश के हर कोने का विकास असंभव है। तो इसलिए आप लगातार देख रही हैं कि पूरे देश भर के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाने का लगातार काम ये सरकार कर रही है। और नितिन गडकरी इस पूरे क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम एक्सप्रेसवे बनाए, चाहे वो पूरे देश भर के अंदर भारतमाला प्रोजेक्ट की बात करें या अन्य तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो सरकार की जो प्राथमिकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और किसान, ये 3 जो सेक्टर हैं इसमें प्रमुख तौर पर रहने वाले हैं।
बिल्कुल संकेत भी हमारे साथ हैं। संकेत, क्योंकि ये कहा जाता है चुनावी राज्य है तो फोकस होगा, स्पेशली जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन है। मैं एक डाटा देख रही थी, उसमें 1.5 दशकों का पूरा एक आकलन है कि तकरीबन जो है 14 राज्यों के 42 विधानसभा चुनावों का उसमें सर्वे किया गया है और जो भी रूलिंग गवर्नमेंट रही है वो 18 से ज़्यादा बार हार जाती है। मतलब कि आप अलग अलग स्टेट्स के मैं डाटा दे रही हूँ, तो ये बात सरकार भी समझती होगी। और ये एक बेसिक सा सवाल है कि क्या इसका फर्क पड़ता है जब बजट में लोग लुभावन वादे होते हैं तो उस स्टेट के वोटर का मूड चेंज होता है कि नहीं होता? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि अगर केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी और उसमें जो योजनाओं का लाभ मिलेगा वो हर प्रदेश के जहाँ जहाँ पर योजनाएं प्रदेश में जिन जिन प्रदेशों में लागू हैं वहाँ के हर आदमी को उसका फायदा मिलेगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है तो भले ही चुनाव आयोग के निर्देशों के हिसाब से सीधे किसी योजना का ऐलान नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो योजनाओं के लिए बजट जारी होंगे और उसमें जो तमाम वर्ग के लोग प्रभावित होंगे तो जाहिर सी बात है कि सीधा सा चुनावी टच उस बजट में जरूर नजर आएगा और उसके नफा नुकसान भी होंगे। तो ऐसे में एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश के लोग भी हालांकि उम्मीद जताए हुए हैं कि इस आम बजट से वाकई काफी राहत मिलेगी। जिस तरीके से कोरोना महामारी को देखा, यूपी में भी तमाम केसेस रहे, तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उम्मीद है आम जनता को कि राहत मिलेगी इस आम बजट से। वहीं दूसरी तरफ किसानों को खासकर राहत मिलने की उम्मीद है। यही नहीं, व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग, इन सभी को राहत की उम्मीद है। और खासकर जो आत्मनिर्भर भारत की योजना चल रही थी और उसमें तमाम जिलों के जो उनके स्थानीय रोजगार हैं उनको बढ़ावा देने की जो योजनाएं चल रही थी उनको भी अब पंख लगेंगे। जाहिर सी बात है कि उम्मीद यह है लोगों की कि एक बजट अगर मिलता है तो वहाँ के लोगों के रोजगार में बढ़ावा होगा। और यही नहीं, ग्रामीण स्तर पर रोजगार मिलेगा, चाहे वो मनरेगा के माध्यम से हो या दूसरे किसी माध्यम से। अगर बजट ग्रामीण रोजगार को लेकर या मनरेगा को लेकर बजट दिया जाता है तो। और ये भी दिलचस्प होगा कि सरकार किस योजना के लिए कितनी मद यानी कि कितनी रकम जो है वहां पर अलॉट करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण। आपको बताएंगे अगर हम मोदी सरकार का जिक्र करें, पिछले 9 बजट में लोगों को क्या मिला और इसमें क्या उम्मीद है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। तो बजट की हम बात कर रहे हैं, किसे क्या मिलेगा इसकी बात हो रही है, संभावना जताई जा रही है। वैसे लोगों से जब बात की तो लोगों की उम्मीदें क्या है वो भी सुन लीजिए। हाँ, काफी उम्मीदें हैं, थोड़ा सुधार होना चाहिए अंदर, और जैसे टॉयलेट वगैरह बहुत छोटे किए हुए हैं उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। उम्मीद तो ये है कि कॉमन मैन के लिए भला होना चाहिए, बस ये नहीं कि बुलेट ट्रेन बना दी उसमें सिर्फ 10% पब्लिक जा सकती है। ऐसी ट्रेन अवेलेबल होनी चाहिए कि कॉमन पब्लिक भी हर टाइम अवेलेबल हो ट्रेन। बहुत उम्मीदें हैं जी कि वो और ज्यादा बेटर फैसिलिटी हो और ज्यादा रीजनेबल हो और जो फैसिलिटी अभी बंद कर रखी है वो चालू करें, ये उम्मीद है। बजट पर हमारी महा कवरेज जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।